सभी को नमस्कार। सर, ऐसा है कि समूल नाश हो जाता है, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आती। यह प्रश्न तो आज से नहीं, महाभारत कालीन समय से ये यक्ष प्रश्न है सर। ये लोग देखते हैं, रोज देखते हैं कि व्यक्ति मर रहा है, लेकिन जब तक वह जिंदा रहता है उसे लगता है कि वो सदा इस दुनिया में रहेगा और इस ढंग का काम करता है। ये तो मनुष्य के मनोविज्ञान में, उसके जैविक विकास के मूल में ये बात निहित है कि वह इस तरह का काम करे। यही तो अंतर है जो हम मनुष्य बनना पड़ता है सर, इंसान बनना पड़ता है। उसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत होती है, उसके लिए धैर्य की जरूरत होती है, उसके लिए दूसरों के प्रति लोक लिहाज की जरूरत होती है। बहरहाल मैं ये आपसे कहता हूं कि जिस ढंग से विवेक सर ने अभी उद्धृत किया जिस कांड को, और आपने भी कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के मामले में अभी उसने एक और बयान दिया था, हालांकि उस पर लोग काफी ध्यान नहीं दे पाए। उन्होंने ये कहा था कि जाति जनगणना के ऊपर में कि अब जो है सो ब्राह्मणों को अलग से अलग देश चाहिए, मैंने सवर्णों को अलग देश चाहिए। इसमें वो नहीं रह सकते अगर सब कुछ उन पर लुटा दिया जाएगा। ये उनका स्टेटमेंट है, और हालांकि ये बहुत वायरल नहीं हुआ, इस पर बहुत लोगों ने चर्चा नहीं की, लेकिन उनका स्टेटमेंट है। और अभी उनके एक सांसद ने ये कहा है कि 21 बार परशुराम ने आतंकवादियों का नाश किया था। अब 21 बार परशुराम ने आतंकवादियों का नाश किया था, तो सभी जानते हैं, जो हिंदू मैथोलॉजी को जानते हैं, वो कि 21 बार परशुराम ने क्षत्रियों का नाश किया था। तो क्या वे क्षत्रियों को आतंकवादी कह रहे हैं? अब इस पर तमाम तरह के जो करनी सेना है उसको इस बात पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस के लोग, सुरेंद्र राजपूत वगैरह ने ट्वीट भी किया, सवाल भी उठाया कि क्षत्रियों को आतंकवादी कहा जा रहा है। तो ये किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। अभी जांगड़ा जी की, रामचंद्र जांगड़ा की बात कर रहे थे, अरे गहरे लोग नहीं है, राज्यसभा के सांसद हैं। और राज्यसभा का गठन ही इसलिए हुआ था कि जो समझदार और बुद्धिजीवी लोग सीधे चुनाव की प्रक्रिया से नहीं आ सकते हैं, जो झमेले को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उनका होना भारत के शासकीय विचार प्रक्रिया में जिनका होना, जिनका योगदान जरूरी होगा, उनके लिए राज्यसभा बना था। तो राज्यसभा में आते हैं रामचंद्र जांगड़ा जैसे लोग, जो वीरांगना भाव के कमी का रोना रोते हैं, लेकिन वहां जो पुलिस व्यवस्था की कमी थी वो उन्हें दिखती नहीं है, जो शासन की तरफ से कमजोरी थी वो उन्हें दिखती नहीं है। इनका, क्षमा कीजिएगा विवेक सर, लेकिन इनका विवेक तो विदेश में जाकर जागता है। हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर जी जो विदेश गए हैं, वहां जाकर बता रहे हैं कि बेरोजगारी दर क्या है। अप्रैल में 5% बढ़ गया, 83% लोग भारत में बेरोजगार हैं, युवा। तो ये वहां जाकर बोलते हैं, पता नहीं, हो सकता है वहां की हवा लग जाने के कारण थोड़ी सी उन्मुखता होती होगी तो बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें निराश करती है। आप चुनावी प्रक्रिया की बात कर रहे थे, मैं आपसे को चुनाव प्रक्रिया के कुछ संदर्भों की तरफ आपका ध्यान खींचता हूँ। वोट कैसे होते हैं? एक बूथ में लगभग 1000 आदमी का ये होता है, मतदाता होते हैं। और ये जो पन्ना प्रमुख बनाते हैं, तो वो तो अपनी जगह पर है। होता ये है कि बहुत सारी जगहों पर, गांव गिराव में भी, जो वोटर आईडी कार्ड है उसको इस या उस बहाने एकत्र करके बड़े लोग रख लेते हैं। कभी कभी बराबर तो नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं कमजोर किस्म के लोगों का वो रख लेते हैं। और तर्क यह होता है कि इनके पास रखने की जगह नहीं है, ये कहाँ रखेंगे, भुला जाएगा, जब जरूरत होती है तो हम इनको दे देते हैं। और उसके बाद जो मीटिंग सीटिंग होती है उस पर ये बोलते हैं कि देखो भाई, तुम्हारा कोई ना कोई काम तो होगा, और काम तो हम जिसके माध्यम से करवाएंगे वो अगर नहीं जीतेगा तो तुम्हारा काम कैसे होगा। तो विचारधारा कुछ हो, बात कहीं हो, और मुद्दे कुछ हो, वोट उन्हीं को देना है जिनको वो कहते हैं। तो छोटे छोटे इस प्रकार के जो स्वार्थ समूह है जिसको लीड करते हैं, और उनकी बड़ी जबरदस्त भूमिका होती है, और वो एक एक बूथ को संभाल लेते हैं। और ये एक लोकतांत्रिक, जब शीर्ष पर ही कोई लोकतांत्रिक चेतना नहीं है। आप जानते हैं कि आज 27 मई है, और 27 मई 1964 को नेहरू जी की पुण्यतिथि है। उन्होंने जब आजादी के आंदोलन के रूप में, आजादी के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्हें कम ही याद किया जाता है, उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में ही याद किया जाता है। उस समय में जिन चीजों को लेकर के, जिस लोकतंत्र की चिंता में उन्होंने
अपनी जिंदगी गंवाई, अपनी पूरी उम्र जिसके लिए संघर्ष किया। वे जानते थे कि कमजोरों की आवाज को भी लोकतंत्र में दबाया नहीं जा सकता है। जब चीन का युद्ध हो रहा था उसमें जब संसद सत्र बुलाने की मांग की गई तो उन्होंने उस मांग को माना, और यहाँ तक कि उनका प्रभाव बाद के दिनों में भी रहा। आपको याद होगा, आप बेहतर जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया था किसी भी तरह से उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब आपातकाल को हटा करके चुनाव कराने की बात आई तो उन्होंने आपातकाल तो नहीं हटाया, लेकिन चुनाव की घोषणा कर दी। ऐसी कोई बाध्यकारी राजनीतिक परिस्थिति इंदिरा गांधी के सामने नहीं थी कि वह चुनाव में जाए, वो नहीं भी जा सकती थी। लेकिन देश विदेश और तमाम जगह से उनके पास जो खबरें आया करती थी कि नेहरू की बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। नेहरू इतने बड़े लोकतांत्रिक चेतना के लोग थे जिनका उदाहरण लोग देते हैं, और इंदिरा गांधी को यह बात बहुत खलती थी कि नेहरू जैसे लोकतांत्रिक पिता की पुत्री होकर के, उनकी विरासतदार होकर के हम तानाशाही का आरोप हम पर लग रहा है। विनोबा भावे कहा करते थे, लिखने वालों ने लिखा है, किताबों में चीजें हैं, विनोबा भावे ने कहा कि तुम एक तारीख बताओ कि कब इसको तुम हटाओगे। बाद में जयप्रकाश नारायण से वो मिली थी बाद में। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोकतांत्रिक चेतना अगर शीर्ष पर ही नहीं है, ठीक ही कह रहे थे कि उनकी विचारधारा में ही नहीं है, साधन और साध्य की पवित्रता का संकल्प जो महात्मा गांधी के मन में था वो इनके मन में नहीं। ये तो शुरू से ही इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हमारा अपना साधन लाएंगे। ये जिस चाणक्य नीति की बार बार बात करते हैं, उस चाणक्य नीति को अगर आप गहराई में जाकर के देखेंगे तो वह कॉन्स्पिरेंसी, दुराभिसंधि वगैरह के अलावा वो है क्या? चाणक्य नीति में कोई बहुत अच्छी बातें नहीं है। लोगों ने अर्थशास्त्र का अध्ययन उस ढंग से नहीं किया है, हालांकि उस समय में डी रिपब्लिक में भी ऐसी बातें कही गई हैं जो प्लेटो ने लिखी है। उन चीजों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अगर अध्ययन नहीं करेंगे आप और सिर्फ चाणक्य की ही याद क्यों आती है? चाणक्य ही सबसे पहले कुटनीति की हुई क्या? और उसका असर ये हुआ कि आज भारत में आज पूरी दुनिया में हम अकेले हैं। किस नीति का हमने अनुसरण किया? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि वोट में इसलिए जीत जाते हैं, और ईवीएम का सवाल तो अपनी जगह पर है ही, जो बार बार उठता है। और उन्होंने ठीक ही कहा है कि कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जाएंगे और